गुड मॉर्निंग दोस्तों। रिजल्ट हब में मैं कुमार सौरभ आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि मोहम्मद गोरी ने किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित किए हुआ था। और उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक को आज पढ़ेंगे कि फिर तराइन के युद्ध में जब उसको पराजित किया उसके बाद क्या क्या हुआ था, उस चीज़ को आज पढ़ते हैं। सल्तनत काल को आज आगे बढ़ा रहे हैं। यह तीसरा क्लास होगा, लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 3। ये तीसरा क्लास है। सल्तनत काल में जैसे कि हम लोग को पढ़ना क्या है उस चीज़ को समझ लेते हैं। और सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल यह 1206 से लेकर के 1526 तक का जो समय रहा है, इस समय को सल्तनत काल कहते हैं। इतने दिन में कुल 5 वंश के शासन जो है भारत में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा खिलजी वंश। फिर तीसरा तुगलक वंश। फिर चौथा जो है सैयद वंश। और फिर पांचवा अंतिम जो है लोदी वंश। इस 5 वंश को पढ़ेंगे हम लोग सल्तनत काल में। शासन काल की अगर बात करें तो गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर के 90 तक शासन किया था, यानी 1290 तक शासन किया था। खिलजी वंश की बात करें तो यह 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया था। फिर तुगलक वंश की बात करें तो यह 1320 से लेकर के 1413 तक शासन किया था। फिर 1 साल के गैपिंग के बाद यह सैयद वंश आता है। 1414 से लेकर के 1451 तक यह शासन करता है। फिर लोदी वंश जो है यह 1451 से लेकर के 1526 तक शासन होता है। फिर इसके बाद बाबर आ जाता है और फिर हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि मध्यकालीन इतिहास के 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक जो है सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। तो सल्तनत काल में कुल 5 वंश के बारे में पढ़ना है। 5 वंश में कौन कौन शासक हुए और कौन कौन से शासक ने कौन सा काम किया, ये सारे काम के बारे में सारे शासक को पढ़ लेना है। मुख्य रूप से यही कि 5 में वंश में जो इतना शासक है सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश की बात करें। अच्छा, इसको याद रखने का कुछ ट्रिक भी है। जैसे कि एक ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सांस लो, लिख देते हैं यहाँ पे। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। फिर और एक मजेदार है कि गोबर खाओ तसला में। तसला एक बर्तन है, उसमें गोबर खाना है। इसमें ग से होता है गुलाब वंश, खाओ से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोदी वंश। जिस तरह से याद रखना है याद रख सकते हैं। इस 5 वंश के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश में पहले इसके नाम से समझते हैं। गुलाम वंश का नामकरण और किस किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से शासक को पढ़ना है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे गुलाम वंश की बात करें तो एक तो इसका अन्य नाम था, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। गुलाम वंश में
इसका और नाम था, अन्य नाम अगर करेंगे इसका, सबको एक रफ तरह से समझा करके, फिर वैसे ही जिस तरह से हम लोग अपने वीडियो में स्क्रीनशॉट देते हैं नोट्स बनाने के लिए, तो फिर लास्ट टाइम में एक सजा करके लिख देंगे स्क्रीनशॉट के लिए, और आप लोग उससे आसानी से नोट्स बना सकते हैं। गुलाम वंश के अन्य नाम की बात करें तो इसका और इसके नाम से ही विवाद है। जैसे गुलाम वंश, तो इसमें 11 शासक टोटल पढ़ेंगे तो 3 शासक ही गुलाम रहता है, जबकि 8 शासक गुलाम नहीं रहता है। तो इतिहासकारों में मतभेद है कि जब 3 ही शासक गुलाम है तो फिर इस वंश को हम लोग गुलाम वंश क्यों कहेंगे? गुलाम वंश कहना अच्छा नहीं है। 8 शासक तो इसमें किसी का गुलाम नहीं रहा है, तो ये नाम अच्छा नहीं है। यह मतभेद चल रहा है इतिहासकारों में। फिर इसी का एक नाम है प्रारंभिक तुर्क। प्रारंभिक तुर्क, इस नाम से भी फिर आपस में झगड़ा है इतिहासकारों में इस बात करके लेकर के कि मान लीजिए किसी के पास एक बेटा हो और वह लेकर के कहीं जाए, कोई बोले कि यह तुम्हारा कौन है, और वह कहता है कि यह मेरा बड़ा बेटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक ही बेटा है तो बड़ा बेटा कहना कोई औचित्य नहीं बन रहा है। बड़ा बेटा का मतलब यह हुआ कि उसके पास कि कोई छोटा बेटा है, तब वह कह सकता है कि ये मेरा बड़ा बेटा है। अगर कोई उसके पास एक ही लड़का है तो फिर यह कहना उचित नहीं है। उसी तरह से प्रारंभिक तुर्क, इससे पहले न तुर्क आया न बाद में आया, तो फिर तुर्क तो एक ही बार आया, तो इसको हम लोग प्रारंभिक तुर्क क्यों कहेंगे? इस बात के लेकर भी आपसी मतभेद इतिहासकारों में चल रहा है, इसके नामकरण से भी। फिर इसका दूसरा नाम क्या है? ममलुक वंश। ममलुक वंश भी, ममलुक का सेंस गुलाम के ही सेंस में होता है, तो ममलुक वंश हुआ। और इसका एक और नाम था इलवरी, इलवरी वंश। इलवरी एक तुर्की का जाति है, समुदाय है, तो इलवरी वंश है। तो यहाँ पर इस नाम से इलवरी से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन यहाँ इतिहासकारों में मतभेद चल रहा है। तो गुलाम वंश के देखे हम लोग कि यह अलग अलग नामों से गुलाम वंश को जाना जाता है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक हुए जिसको हमको पढ़ना है। टोटल शासक को कितने हुए? तो गुलाम वंश जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1206 से लेकर के 1290 तक, तो इतने के बीच में कुल 11 शासक जो हुआ उसको हम लोग को पढ़ना है। एक बार नाम आप लोग को बता देते हैं और फिर एक एक करके सभी को बता दिया जाएगा। जैसे कि गुलाम वंश में पहला शासक अगर पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आराम शाह के बारे में, आराम शाह के बारे में। फिर तीसरा का पढ़ेंगे हम लोग तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगर चौथा हम लोग पढ़ेंगे तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। फिर इस वंश में एक पढ़ना है नाम रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह के बारे में। फिर बहराम शाह के बाद हो जाएगा मसूद शाह के बारे में पढ़ना है, मसूद शाह। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ना है। 3 शासक को यहाँ लिखते हैं। फिर 9 में नसीरुद्दीन महमूद हो गया। फिर 9 में पढ़ेंगे हम लोग बलबन के बारे में। फिर 10 में कैकुबाद। फिर 11 में क्यूमर्स। कुल 11 शासक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सबके शासन काल की बात करें, शासन अवधि, तो इसका 1206 से लेकर के यह 10 तक शासन किया। आराम शाह 1210 में ही आया, 8 माह शासन किया और फिर इसका काम खत्म हो गया। इल्तुतमिश ज़्यादा इसका है 1210 से 36 तक शासन किया, लंबा शासन किया हुआ है, 26 साल का।
फिर रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो यह 1236 में आया और 36 में ही इसका काम ख़त्म हो गया। फिर रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 40 तक। फिर बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक। फिर मसूद शाह 1242 से लेकर के 1246 तक। नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेकर के 1265 तक। बलबन जो है 1266 से लेकर के और यह किया है 1287 तक। कैक्युबाद 1287 से 90 तक शासन किया और क्यूमर्स जो है कि 1290 में काम खत्म हो गया। तो ये सब शासनकाल पूछता नहीं है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत इसको नहीं है, इसमें ज़्यादा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किसने कितना दिन शासन किया, ज़्यादा कौन टिका, तो ये रफ आइडिया के लिए लिख दिए हैं। तो ये था कि सल्तनत काल में सारे वंश, फिर गुलाम वंश में जितने शासक है इसके बारे में पढ़ना है। कुल 11 शासक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, उस तरह से थोड़ा इल्तुतमिश में ज़्यादा हो जाएगा, फिर बलबन में थोड़ा सा हो जाएगा। बाद बाकी यह सब छोटा छोटा जो यह सब जो है इसमें थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक में ही सारे बात को यह ख़त्म हो जाएगा ये सब। तो आ जाइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है लिखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन से हम लोग शुरुआत करते हैं और इसको क्या है कि फिर इसके मृत्यु तक के सारे चीज़ को आज हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन की बात करें तो यह एक समुदाय था, ऐबक समुदाय, तुर्की में ऐबक समुदाय था, उसी समुदाय से यह बिलोंग करता था। और तुर्की में जो ऐबक है, अच्छा एक आध बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐबक का क्या अर्थ होता है, तो इस ऐबक का अर्थ जो है इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अगर इसकी अर्थ की बात करें तो कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है कि इस्लाम धर्म का रक्षक, और ऐबक का मतलब हुआ चंद्रमा के देवता। तो ऐबक के बारे में पूछा हुआ है। और इसमें जब यह बच्चे था तो तुर्की में क्या था कि एक निशान बाज़ार था और उस निशान बाज़ार में एक व्यापारी जो है इसको बच्चे में खरीद करके ले जाता है और निशान बाज़ार में एक आदमी इसको खरीदता है। उस आदमी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। यह फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी जो है इसको खरीदता है उस व्यापारी से, और इसका पालन पोषण कुतुबुद्दीन ऐबक का पालन पोषण करता है, शिक्षा देता है। उस समय क्या होता था कि गुलामों को अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा में बिके, और अच्छे ट्रेनिंग का मतलब यह भी होता था कि उसमें एक पाठ यह भी पढ़ाया जाता था कि किस तरह से मालिक के प्रति वफादारी रहे। इसलिए बच्चे में ये लोग को कोई खरीदता था कि ताकि हम पालन पोषण करेंगे तो हम इसको सिखा देंगे, यह पाठ पढ़ा देंगे कि किस तरह से अपने मालिक के प्रति वफादार रहे। तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने घर ले जाता है, इसका पालन पोषण करता है और बड़ा करता है। फिर एक दिन क्या होता है कि फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये फखरुद्दीन का जो पुत्र रहता है, लड़का रहता है, एक दूसरे व्यापारी से फिर बेच देता है। और वह व्यापारी फिर जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी लेकर के चला जाता है। जैसा कि गजनी को हम लोग समझ गए थे, भारत का पश्चिमी हिस्सा का मैप बनाते हैं।
यह पश्चिमी हिस्सा है और यहाँ पे गजनी साम्राज्य था, ठीक ना। तो इस गजनी साम्राज्य, गजनी लेकर के चला जाता है, तुर्क में ही था ये सब। और गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी जो है खरीद लेता है उस व्यापारी से। मोहम्मद गोरी के पास कोई लड़का नहीं था और गोरी कहता था कि किसी भी शासक को एक दो लड़का होगा, मेरे तो हजारों लड़का है, हजारों पुत्र है। कहने का मतलब है कि यह इसके पास गुलाम ही हजारों से ज़्यादा संख्या में था, जिसमें से 3 गुलाम सबसे इसका एकदम विश्वास पात्र रहा है। उस 3 गुलाम में एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यल्दौज जो कि यहाँ का शासक बना, और फिर इस सिंध वाला एरिया में एक शासक बनता है कुवाचा। यह गजनी है, यहाँ पर बनता है यल्दौज, और यह सिंध वाला एरिया है, यहाँ पर बनता है कुवाचा। बाद में बनेगा, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे किस तरह से बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुवाचा, यह तीनों जो है मोहम्मद गोरी का जितने भी गुलाम था सब में विश्वास पात्र ये था। तो फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी किस तरह से इसके पुत्रों ने गोरी को कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच देता है। फिर उसके बाद यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी एक पद देता है, उस पद का नाम रहता है अमीर ए अखूर, जिसका मतलब होता है घुड़साल अध्यक्ष, यानी जितना घोड़ा है वह सारे का अध्यक्ष जो है इसको बना देता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी घुड़साल अध्यक्ष। और यह बड़ा पोस्ट होता था मोहम्मद गोरी के शासन काल में। अमीर ए अखूर जो पद था यह बहुत बड़ा पोस्ट होता था। फिर तो इस तरह से बात होती है। फिर देखते हैं कि जब तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में होता है तो उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और उसके बाद 1192 के द्वितीय तराइन के दूसरे युद्ध, तराइन के सेकेंड युद्ध में जो दूसरा युद्ध हुआ, सेकेंड युद्ध हुआ, ठीक ना। द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी जो है लाहौर और दिल्ली का, ठीक ना, लाहौर यहाँ और दिल्ली, लाहौर और दिल्ली दोनों का सूबेदार जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है। तो 1192 से लेकर के 1206 तक यह प्रारंभिक जीवन हम लोग पढ़ रहे थे। अब देख लेते हैं एक चीज़ कि 1206 के बाद क्या होता है। तो 1206 के बाद तो 1192 से 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली का सूबेदार रहता है। अब देखिए 1206 के बाद जो है कि यह गोरी का, मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है। गोरी के मृत्यु के बारे में भी विवादित बात है। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु पर विवाद है, उसी तरह से इसके मृत्यु में भी विवाद है। इसके मृत्यु में यह कहा जाता है कि अकस्मात मृत्यु हो गई। अगर फिर जो है, जो पृथ्वीराज रासो चंदोवर दाई लिखे हुए हैं उनके हिसाब से अगर माने तो मोहम्मद गोरी को इसने मारा है। कौन? पृथ्वीराज चौहान ने मारा है, वह शब्दवेदी बांध से। तो और फिर कहीं कहीं मिलता है कि पृथ्वी गोरी की मृत्यु जो है अकस्मात हो गई है। तो फिर मृत्यु कैसे होती है वह तो बात विवादित है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और देखते हैं कि 1206 में जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ शासक बनता है। यानी पहले देखिए 92 से तराइन के युद्ध, दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली और लाहौर का सूबेदार बना रहता है। अब सूबेदार से यह शासक बन जाता है। तो 1206 के बाद शासक बनता है और 25 जून 1206 को लाहौर में राज्याभिषेक इसका होता है, पृथ्वीराज चौहान की। सारे कहानी को अच्छी तरह से समझ लीजिए
और फिर लास्ट में यह सारे बात स्क्रीनशॉट के लिए आपको दिया जाएगा। तो 1206 के बाद जो है कि यह 25 जून 1206 को लाहौर में ये अपना राज्याभिषेक करता है। और इसका अन्य नाम की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो इसका भी अन्य नाम था। एक था लाख बख्श, लाख बख्श, इसको पील बख्श भी कहते थे। हालिम द्वितीय भी कहते थे। लाख बख्श का मतलब होता है कि जब यह दान देता था तो कहता था किसी को कम दान नहीं दो, एक बार इतना दो कि भरपेट हो जाए, केवल लाख में दान करता था, तो इसलिए इसका नाम लाख बख्श पड़ा, लाख बख्श इसका नाम पड़ा। फिर पील बख्श, पील का मतलब होता है हाथी, और यह दान में हाथी को भी दे देता था, इसलिए इसे पील बख्श कहा गया। हालिम द्वितीय भी इसे कहा गया। इनके दरबार में एक थे हसन, तो हसन ने इन्हें लाख बख्श की उपाधि दिया हुआ था। और उपाधि न लेने का जो है कि इसमें दो चीज़ का उपाधि मतलब इन्होंने यह नाम था, और सिपह सलार, जिसका मतलब होता है कि सभी सेना का हेड, और मलिक का अर्थ होता है राजा। यह सिपह सलार और मलिक का उपाधि लिया था। ये सब अन्य नाम थे इसके। और फिर जो है इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। और एक और जो है जो कि हम लोग पढ़ेंगे खिज्र खां सैयद वंश में, तो खिज्र खां भी सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है। तो ये सब थे। फिर इसके निर्माण की बात करें तो इसके समय जो जो निर्माण हुआ है, निर्माण में एक है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का नींव इसी के समय में पड़ा था। कुतुब मीनार का नींव का मतलब हुआ कि इसी ने शुरू करवाया था। हालांकि कुतुब मीनार का जो है यह पूरी तरह से बनवाया इल्तुतमिश के समय जाकर के पूरा हुआ। तो कुतुब मीनार का नींव रखा दिल्ली में है। और एक व्यक्ति थे, सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काके। तो इन्हीं कुतुबुद्दीन काकी की याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन सूफी संत थे, इन्हीं के याद में जो है यह कुतुब मीनार का नींव पड़ा था। एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, तो यह बनवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। यहाँ पहले जैन मंदिर हुआ करता था। फिर एक बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 नहीं है, 2.5 है, 2.5 दिन का झोपड़ा। यह एक मस्जिद ही है और यह अजमेर में है, अजमेर में। तो इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। फिर कुछ अन्य बातें इनके बारे में कर लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन अन्य बातें जो है कि इसने कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ा। इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ता है। खुतबा का मतलब होता है
कि कोई भी शासक बनता था वो तो वो अपने नाम का एक शुक्रवार का दिन एक विशेष वो अपने शासनकाल में एक दिन रखता था और उस दिन को मतलब एक अपने नाम से भगवान के लिए ईश्वर के लिए एक प्रार्थना करता था, वह खुतबा होता था। यह खुतबा उसने नहीं पढ़ा था, किसने? और वह जो पढ़ता था वह सुल्तान कहलाता था। इसने खुतबा नहीं पढ़ा, इसने अपने नाम का सिक्का भी नहीं चलाया और जो गजनी से भारत का संबंध विच्छेद करना, यानी गजनी का डायरेक्ट शासन अब इस पर नहीं रहेगा, भारत का अपना स्वतंत्र शासन होगा, यह श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। फिर अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दौज और कुबाचा ये सब जैसे जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है। तो 1208 में मोहम्मद गोरी का एक भतीजा रहता है जिसका नाम है गयासुद्दीन। तो गयासुद्दीन ने इस तीनों को एक एक करके, तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर देता है। दास्ता से मुक्त का मतलब कि एक मुक्ति पत्र देता था जिसमें यह होता था कि अब तुम गोरी के गुलाम नहीं हो, और दास्ता से मुक्त इसको कर दिया जाता था। तो 1208 में दास्ता से मुक्ति गयासुद्दीन के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल गया था। इसने अपने पारिवारिक संबंध किस तरह से बनाए थे वह चीज़ को समझते हैं कि इसका जो संबंध है तो अपना शादी यह अपने सुरक्षा के लिए कि सबसे खतरा नहीं हो तो यहाँ संबंध स्थापित किया और यल्दौज की पुत्री से अपनी शादी किया, यानी यल्दौज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर हो गया। कुबाचा से अपनी बहन का शादी किया, यानी कुबाचा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई हो गया। और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था उससे अपनी बेटी का शादी किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इल्तुतमिश जो है कि दामाद हो गया। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर, यह बहनोई और इल्तुतमिश दामाद। इल्तुतमिश बाद में शासन करेगा यहाँ पे। तो इतना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी बात था। तो इसको ढंग से लिख देते हैं एक बार स्क्रीनशॉट। यह चीज़ तो लिखा ही हुआ है, इसको थोड़ा लिख देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर जो है कि एक बार उसको समझा देंगे।